हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। 2018 के जो एग्ज़ाम हुए थे CBT 1 के 30 शिफ्ट में 300 के 30 शिफ्ट के ये आखिरी डे का एग्ज़ाम चल रहा है 31/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट, और इसके बाद 2 शिफ्ट बचा हुआ है। उसके बाद तब CBT 1 का क्वेश्चन पेपर हम लोग करेंगे। अगर आप इसका PDF लेना चाहते हैं 300 के 30 शिफ्ट का, तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। वहाँ पे करंट अफेयर और इस तरह के क्वेश्चन पेपर आपको उपलब्ध हैं। तो देखते हैं फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? विपुल सैलभ की तुलना में 16 वर्ष छोटा है। अब से 12 साल बाद सैलभ की आयु विपुल की आयु से 1.5 गुना होगी। अब सैलभ का कितने साल का है? तो यहाँ पे क्या किया गया है देखेंगे। एज से रिलेटेड सम क्वेश्चन है। विपुल को B से डोनेट करते हैं। मान लिए इसका उम्र क्या है X, सैलभ की तुलना में 16 साल छोटा है, तो सैलभ का आयु कितना होगा? विपुल सैलभ की तुलना में कितना है? 16 वर्ष छोटा है, तो सैलभ का आयु क्या हो जाएगा? सैलभ का आयु हो जाएगा X + 16। कोई दिक्कत नहीं। अगर विपुल X वर्ष का है तो ये कितना है? उससे 16 वर्ष बड़ा है, तो X + 16। अब क्या कर रहा है? 16 साल बाद अब क्या कर रहा है कि अब से 12 साल बाद, अब से 12 साल बाद का मतलब होता है प्लस, तो दोनों के उम्र में प्लस हो जाएगा 12, इधर भी हो जाएगा X + 16 + 12। क्या हो जाएगा? ये X हो गया, और उसका दोस्त का उम्र क्या हो जाएगा? X + 16। तो क्या कर रहा है कि 12 साल बाद, तो ये 12 साल बाद क्या हो जाएगा? X + 12, ये हो जाएगा कितना? X + 16 + 12। क्या करा? आयु विपुल की आयु का 1.5 गुना होगी। 1.5 गुना होगा। 1.5 का मतलब क्या? 3/2। ठीक है, इसी को बस सॉल्व कर देना है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से इधर हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस कितना हो गया? 12 × 36। इधर कितना हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ देंगे तो हो गया 28। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2x + 28 × 2 कितना हो गया? 56। अब x को एक जगह लाएंगे। ठीक है, x को कहाँ लाएंगे? एक जगह लाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 3x - 2x बराबर 36 में 56 जाएगा, कितना हो जाएगा? 30। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 30। ये x का वैल्यू जब इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा? ये 20 आएगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 20। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए? x + 6 का वैल्यू चाहिए। तो x का वैल्यू आ गया 20। यहाँ पे कितना है? 16 + 16। दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 36। 36 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 36 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। त्रिभुज ABC सर्वांशंग है त्रिभुज OXYZ का। कोण ABC = 55 डिग्री। क्या कह रहा है? त्रिभुज ABC सर्वांशंग है किसका? त्रिभुज XYZ का। कह रहा है कि कोण ABAC 55 डिग्री, यानी कि कोण ये कितना है? 55 डिग्री। तो पूछा है XYZ यानी कि ये वाला कोण क्या होगा? तो जब ये सर्वांशम है, यानी सर्वांशम का मतलब क्या है कि इसका एक कोण इसके बराबर होगा, इसका एक कोण इसके बराबर होगा, और इसका एक कोण इसके बराबर होगा। तो ये कोण जितना होगा उतना ये भी होगा। ये जब 55 है तो ये भी कितना हो जाएगा? 55 ही होगा। ये भी क्या होगा? 55। ऑप्शन नंबर A।
दो स्थानों के बीच की दूरी 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 62 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कितना समय लगता है? 3.5 घंटा का समय लगता है। तो किया जा सकता है, यदि गति को 8 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो समय में कितना की बचत होगा? तो क्या करा है कि समय में कितना की बचत होता है? 62 किलोमीटर प्रति घंटा जा रहा है, कितना घंटा जा रहा है? 3.5 घंटा। 3.5 घंटा का मतलब कितना हो गया? 3 दूना 6 1 7, 7/2। इसको कटा देंगे 2 से, तो 2 से कितना बार में कटेगा? 31 बार में। 31 गुना 7 कर देंगे, 31 गुना 7 हो गया 7, हो गया 7 या 21, 217 किलोमीटर की दूरी है। कितना दूरी है? 217 किलोमीटर की दूरी। अब ये दूरी का जो है स्पीड चेंज हो जाएगा। अब ये 217 किलोमीटर की दूरी किस गति से तय करेंगे? पहले तो 62 करता था, लेकिन अब कह रहा है कि 8 की वृद्धि कर दिया जाए। तो 62 + 8 कितना हो गया? 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से अगर ये दूरी तय करेंगे तो कितना होगा? 217 किलोमीटर है और 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से करेंगे तो 3 बार में कितना चला जाएगा? 210। 210 किलोमीटर कितना घंटा में तय हो गया है? 3 घंटा में 210 किलोमीटर दूरी तय हो गया है। अब बचा है कितना? मात्र 17 किलोमीटर दूरी बचा है तय करने के लिए। तो समझिएगा यहाँ पे 70 किलोमीटर यानी कि 70 किलोमीटर की दूरी तय होता है कितना में? 60 मिनट में। तो 7 किलोमीटर की दूरी कितना हो जाएगा? इसको 10 से भाग दिए तो इसको भी 10 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 मिनट। 6 मिनट में दूरी तय होगा। पहले लगता था 3 घंटा 30 मिनट, अब कितना लग रहा है? 3 घंटा में तो 210 किलोमीटर दूरी किए थे और 6 मिनट, यानी कि 3 घंटा 6 मिनट की दूरी अब लगता है अभी। तो समय में बचत कितना हुआ? पहले 30 मिनट लगता था, अभी कितना लग रहा है? 6 मिनट। तो कितना का बचत हो रहा है? 24 मिनट का बचत हो रहा है। कितने मिनट का बचत हो रहा है? तो 24 मिनट का बचत हो रहा है। क्वेश्चन थोड़ा डीपली था क्योंकि क्वेश्चन में घुरा के पूछा था कि कितने समय का बचत होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन एग्जाम में बहुत अच्छे तरह से पहले पढ़े, उसके बाद बनाने का प्रयास करें। क्या क्वेश्चन? मणिपुर के पूर्ववर्ती विश्व रजत पदक विजेता का नाम बताइए जिसने रोहतक में आयोजित वर्ष 2018 के राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी स्पर्धा में 48 किलोग्राम के वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो उसका नाम क्या है? सुरजाबाला देवी। नाम क्या है उसकी? सुरजाबाला देवी। ये कहाँ की है? तो मणिपुर की है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए 2 कॉलम घटकों का आपस में मिलान करें और दिए गए विकल्प का सही विकल्प का चयन करें। तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होता है, वैसा तत्व जो निश्चित अनुपात में मिश्रित होता है उसे क्या कहते हैं? परमाणु। अणु संख्या समान। ठीक है, परमाणु विखंडित नहीं हो सकता है। ये डाल्टन का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत था? डाल्टन का। सल्फेट और ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक होते हैं जबकि मैग्नीशियम धन आयन होते हैं। ये 4 का हो जाएगा। किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु द्रव्यमान में क्या है? परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो 1 का डी। अब यहाँ से हम मिला लेंगे ऑप्शन किसका किसका क्या होगा। तो 1 का 3 तत्व के निश्चित अनुपात में सही है। बी का 1, बी का परमाणु विखंडित नहीं होता, डाल्टन ने कहा था, सही है। सी का 4 सल्फेट और ऑक्सलेट आयन ऋणात्मक होते हैं जबकि मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम धन आयन होता है। और ऑप्शन डी क्या कह रहा है? किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक की अणु द्रव्यमान में परमाणुओं की संख्या क्या होता है? समान होता है। तो एक बार यहाँ फिर से देख लेते हैं, मिलान कर देते हैं। तत्व की निश्चित अनुपात मिश्रित अवस्था में क्या कहलाता है? स्थिर अनुपात। 1 का क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा 3।
परमाणु विखंडित नहीं हो सकते, ये किसने दिया था? तो डाल्टन ने दिया था। एक सल्फेट और ऑक्जिलेट आयन ऋणात्मक होते हैं, जबकि मैग्नीशियम क्या होता है? धन आयन। इसका क्या हो जाएगा? 4। किसी तत्व के ग्राम परमाणु द्रव्यमान और किसी यौगिक के ग्राम अणु के द्रव्यमान में होता है परमाणुओं की संख्या समान होती है, तो इसका हो जाएगा 2। तो इस तरह आपको मिलान करना था। अगला क्वेश्चन, नीचे बच्चे के एक समूह में की आयु दी गई, उनकी माध्यिका क्या है? अगर रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो माध्यिका ये देख के ही जाना, इससे एक क्वेश्चन रहता ही है मैथ में, तो इसे देख के जाना, नहीं तो 1 नंबर छूट सकता है। जब माध्यिका की बात करें तो दिए गए संख्या को पहले आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम किसे कहते हैं? बढ़ते क्रम में। सबसे पहले 2 आएगा, उसके बाद क्या आएगा? 3, 3 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद क्या आएगा? 6, 6 के बाद क्या आएगा? 7, 7 के बाद क्या आएगा? 8, 8 के बाद क्या आएगा? 9, 9 2 बार है, ये ध्यान देना है, 9 2 बार है। यहाँ पे जितना है यहाँ पे भी उतना होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब इसे क्या करेंगे? 8 है तो इसका क्या कहते हैं? मध्य वाले को लेंगे, मध्य वाले को 3 आधा इधर से छोड़ेंगे, आधा उधर से छोड़ देंगे। 3 इधर से छोड़ दिया, 3 इधर से, तो मध्य वाले को पकड़ेंगे। ठीक है, मध्य वाले को पकड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 7/2 कितना हो गया? 13/2 कितना हो गया? 6.5। तो इसका माध्य क्या हो जाएगा? 6.5 नंबर 1। तो इसको क्या करेंगे? सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजाएंगे और उसके बाद मध्य वाले की बात करेंगे। कब? जब n बराबर सम संख्या हो। सम हुआ तो ये दोनों प्लस के, और जब विषम होता तो आधा इधर से छोड़ देते, आधा आधी मिडिल वाला जो होता वही इसका राइट आंसर होता। अगला क्वेश्चन, यदि 208.4/5 लंबाई की एक छड़ को 23.1/5 लंबाई के बराबर टुकड़े में काटा जाता है तो कुल कितने छड़ प्राप्त होंगे? कुल कितने छड़ प्राप्त होंगे? तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। इसको क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। 208 × 5 कितना हो गया? 1040 + 4, ये टोटल कितना हो गया? 1044 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। ये कितना है? 23 × 5 = 115 और 1 16, 116/5 ये हो गया 1044/5। अब इसी से क्या करना है? इसको भाग देना है, इससे भाग देना है इसमें, तो दे देंगे भाग। जब भाग देंगे तो क्या आएगा? ये आया था 144/5, और जब भाग देंगे 116 से 5 तो ये 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये 5 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 5 5 क्या हो गया? कैंसिल। जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? ये कटेगा 9 बार में। कितने बार में कटेगा? 9 बार में। इससे क्या पता चलता है कि 23.1/5 के कितने टुकड़े निकलेंगे? तो 9 टुकड़े निकलेंगे। कुछ था ही नहीं, इसे सब सॉल्व करना था। अगला क्वेश्चन है, छात्र दिए गए WXYZ, सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है। मैक्सिमम नंबर कितना बोल रहा है? कि 100 है। मैक्सिमम नंबर कितना है? 100 नंबर है। अब क्या करा आगे? दी गई तालिका में PQRM के छात्र के प्राप्तांक पर निर्धारित है, तो दिए गए आधार पर वह छात्र PCM को मिलाकर सबसे कम नंबर कौन लाया है? सबसे कम नंबर कौन लाया है, यही पूछ रहा है। तो सबको जोड़ लेंगे। जोड़ने का नियम देखेंगे। थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में समय बचाने के लिए थोड़ा सा अपना फार्मूला लगाना पड़ता है। तो सब में 0 है तो 0 को हम नहीं जोड़ेंगे, सिर्फ 6 7 ऐसा करके जोड़ेंगे। 7 6 कितना आ गया? 16, 5 कितना आ गया? 21, 21 8 कितना आ गया? 29, 29 29, ठीक है। और 0 बचा था 5, तो ये हो गया 295। फिर अगला को जोड़ेंगे x को।
5 वाले को पहले छोड़ देंगे, ठीक है। 5 8 कितना हो गया 13, 13 9 कितना हो गया 13 9 गया 22, 22 6 हो गया 28, और एक 5 यहाँ था, एक 5 यहाँ था, 28 से कितना हो गया 29, 290। अब अगला को जोड़ेंगे 60, 60 को नहीं जोड़ेंगे, 6 2 8, 8 9 कितना हो गया 8 दूना 16 1 17, 17 4 21, ये कितना हो गया 210। अब फिर जेड को जोड़ेंगे 9 8 17, 17 4 21, 21 6 27, यानी कि हो गया 275। तो पूछा है सबसे कम, तो सबसे कम इसमें कौन है 210, यानी कि y सबसे कम नंबर लाया है। कौन लाया है y सबसे कम नंबर लाया है। अगला क्वेश्चन, उन्नति को एक समान 696 रुपये में बेचने पर 13% की हानि हुई। 10% लाभ कमाने के लिए उस सामान को कितने मूल्य पर बढ़ाकर बेचना चाहिए। कह रहा है कि कितना मूल्य ज़्यादा कर कर बेचना चाहिए। क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। लास्ट में क्या पूछ रहा है, नहीं तो गलती हो सकता है। कह रहा है 696 रुपये में बेचे तो 13% की हानि हुई। कोई भी वस्तु को जब हम 100% से कम में बेचते हैं तो हमारे लिए क्या होता है हानि होता है। तो जितना हानि होता है उसको माइनस कर देते हैं। 13% हानि यानी कि 87%। 87% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 696। तो हम यहाँ से इसका क्रय मूल्य निकाल लेंगे। क्रय मूल्य किसी भी वस्तु का 100% होता है। क्या होता है 100% क्या होता है क्रय मूल्य होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे क्रय मूल्य, मान लिए x, कर देंगे क्या तिरछा तुरछी गुना इसके साथ। तो क्या हो गया 696 गुना 100 बटे 87, कितना हो जाएगा 87। इसको अगर कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 8 7 35, ये कटेगा, देख लेते हैं कितना बार में कटेगा। ये कटेगा अगर देखा जाए तो 696 गुना 100 बटे 87, इससे अगर कटाया जाती कितना बार में कटेगा, ये कटेगा 8 बार में। कितना बार में कटेगा 8 बार में। 8 गुना 1 कितना हो गया 800, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो गया सीपी कॉस्ट प्राइस हो गया 800। अब कह रहा है कि इसमें हमको 10% का लाभ कमाना है। क्या कमाना है 10% का लाभ कमाना है, यानी कि 100% का वैल्यू हो गया 800। हमें क्या कमाना है 10% लाभ। 10% लाभ का मतलब कितना 110%, कुछ नहीं तो तिरछा तिरछी गुना क्या हो जाएगा 800 गुना 110 बटे 100। 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया 880 रुपये में वस्तु को बेचना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है कि उस सामान के मूल्य में कितना की बढ़ोतरी किया जाए। तो पहले कितना हम बेचे थे 696 में, अब कितना हम बेच रहे हैं 880 में। तो कितना रुपए का अंतर हो रहा है यही पूछ रहा है। जब इसको घटा देंगे तो ये कितना आएगा देख लेते हैं घटा के। 880 माइनस 696 जीरो 4, यहाँ पे बचा कितना 7, 17 में 9 गया 8, यहाँ पे बचा कितना 7 में 6 गया 1, 184 रुपये राइट आंसर होगा। 184 रुपये उससे ज़्यादा अंकित करना होगा। अगला क्वेश्चन, महाभारत के उस चरित्र का नाम क्या है जिसे महाभारत का युद्ध को देखने के लिए दैवीय दृष्टि का आशीर्वाद प्राप्त था और वह दृश्य होकर दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र को युद्ध की घटनाक्रम की वीरता सुना रहा था। खुद वो अंधा था लेकिन वो दैवीय दृष्टि के कारण वह देवता से प्राप्त हुआ था, जिसके कारण वो महाभारत जैसे युद्ध को देखा और उसे धृतराष्ट्र को सुना रहा है। तो उसका नाम क्या था संजय। क्या नाम था संजय। अगर महाभारत की बात कहा जाए, महाभारत नाम कैसे पड़ा। जब स्टार्टिंग की बात किया जाए महाभारत में
तो इसमें 8800 श्लोक था। कितना श्लोक था? 8800। तो इस समय इसको कहते थे जय संहिता। क्या कहते थे? जय संहिता। जब इसके श्लोक की संख्या बढ़कर 24,000 हो गया तो इसे क्या करने लगे? भारत संहिता। क्या करने लगा? भारत संहिता। जब इसकी श्लोक की संख्या बढ़कर 1 लाख हो गया तब इसे क्या कहने लगे? महाभारत। जब इस श्लोक की संख्या कितना बढ़कर हो गया? 1 लाख, तो इसे क्या करने लगे? महाभारत। विश्व की सबसे बड़ी महाकाव्य यही है। क्या? महाभारत। वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्या है? महाभारत काव्य, महाभारत। अगर महाभारत के युद्ध की बात करें तो युद्ध कितना दिन चला था? 18 दिन चला था। कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। इस युद्ध के परिणाम के स्वरूप जो आया हम लोग के बीच, वो क्या आया? गीता नामक। गीता जो पुस्तक है यहीं के कारण लिखा गया है। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए भिन्न में कौन सी भिन्न 9/17 के बराबर नहीं है? 9/17 के बराबर नहीं है। बारी बारी से ऑप्शन को कटा के देखना होगा। ऑप्शन ए दे रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन 2 चेक करते हैं। 27 51 ये तो कट जाएगा। 9 तिया 57, 17 तिया 51, ठीक है। 21 तिया 63, 17 9 में 21, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। लेकिन क्या नहीं कटेगा? 118/221 नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं के मध्य का बल हमेशा बराबर और विपरीत होता है। यह विचार न्यूटन के किस नियम पर दिया गया था? तो ये विचार जो है न्यूटन के गति के तीसरे नियम में दिया गया था कि दो अलग अलग वस्तु पर बल लगेगा और दोनों की दिशा क्या होगा? डिफरेंट होगा। बंदूक जो छोड़ते हैं तो उसमें वही एनर्जी यही काम पे करता है जिसके कारण बंदूक छोड़ने वाले आदमी पीछे हट जाता है। नाव से कूदते समय नाव क्या हो जाता है? पीछे हट जाता है। वो सब क्या फॉलो करता है? गति का तीसरा नियम। अगर गति का दूसरा नियम की बात करें तो इसमें फोर्स का परिभाषा है। फोर्स का परिभाषा यानी कि F बराबर ma मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। पहला नियम क्या है? गति का पहला नियम कहता है कि जड़त्व का नियम है। कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तब तक वह विराम अवस्था में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे। तो गति के प्रथम नियम को क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक बायोगैस का घटक नहीं है? क्वेश्चन में क्या कर रहा है? बायोगैस का घटक नहीं है। नॉट कंसीडर्ड ऑफ बायोगैस। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है। तो इसका क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। बायोगैस का सबसे बड़ा घटक जो है वो क्या है? मीथेन है। मीथेन की बात करें तो ये 60 से 65% पाया जाता है बायोगैस में। अगर इसकी फार्मूला की बात करें तो ये क्या होता है? CH4 होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न पर उत्तर में से कौन सा किसी एक मौजूद उत्तर में चित्र में फिगर में है? अब पूछ रहा है कि ए वाला फिगर किसी न किसी फिगर में है तो बताना है। तो इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ये फिगर इसमें है। यहाँ से अगर आप देखें तो इस तरह, इस तरह और इस तरह और इस तरह, इस तरह, इस तरह और ये इस तरह है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट है। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है कि अगला क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या का हर इसके अंश से 10 अधिक है। यदि अंश को 4 बढ़ा दिया जाए और हर में 3 कम कर दिया जाए तो 5/6 प्राप्त होता है। तो वास्तविक परिमेय संख्या कितनी है? एक परिमेय संख्या किसे कहते हैं? किसी भी बटे वाले संख्या को क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। 4/5 क्या है? परिमेय संख्या। 3/2 क्या है? परिमेय संख्या। तो ये परिमेय संख्या का परिभाषा है। अब क्या कर रहा है कि एक परिमेय संख्या का
हर अंश से 10 अधिक है, यानी कि हर अगर x है तो अंश कितना हो जाएगा, हर अंश से 10 अधिक है। अगर अंश अगर दिया हुआ है x तो हर कितना है, x + 10 है। अब क्वेश्चन में आगे क्या कर रहा है, यदि अंश में 4 जोड़ दिया जाए, अंश में क्या कर दिया जाए, 4 जोड़ दिया जाए और हर में 3 कम कर दिया जाए, हर में क्या कर रहा है, 3 कम कर दिया जाए, तो ये कितना प्राप्त होता है, 5/6, 5/6 प्राप्त होता है। तो वास्तविक में परिमेय संख्या कितनी है, तो इसी को बस सॉल्व कर देना है, कुछ करना नहीं है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। 6 गुना x करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6x प्लस है तो प्लस, 6 गुना 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 बराबर, ये इसको माइनस कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना होगा, 7 गुना 5 गुना x 5x, और ये कितना हो जाएगा, +7 × 5 = 35। यहाँ पे 6x, यहाँ पे 5x, घटाएंगे तो कितना होगा, x बराबर कितना होगा, और 35 में 24 चला जाएगा 11, x का वैल्यू कितना आ गया, 11, x का वैल्यू कितना निकल गया, 11। तो x हम लोग माने थे क्या, अंश मारे थे, अब हर क्या है, तो x + 10 था, x का वैल्यू कितना है, 11, तो हर कितना हो जाएगा, 11 + 10, 11 कितना हो गया, 21 राइट आंसर होगा, 11/21 राइट आंसर होगा। लेकिन ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है, रेलवे के द्वारा ये गलत आंसर है, ये आंसर होगा 11/21। अगला क्वेश्चन, 1.2 सेंटीमीटर ऊंचे एक वस्तु का दर्पण से 60 सेंटीमीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर फोकस दूरीकरण की एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई है, प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी। तो क्या कह रहा है कि प्राप्त प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, सवाल को समझेंगे। क्या करा है, हाइट दिया है, ऊंचाई एक वस्तु की HO, वस्तु की हाइट है तो HO मान लेते हैं 1.2 सेंटीमीटर। अब क्या दिया हुआ है, उसके बाद वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, प्रतिबिंब की दूरी दिया हुआ है, कितना है, प्रतिबिंब की दूरी को V से डोनेट करते हैं, ये कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर। अब क्या कर रहा है, वास्तविक प्रतिबिंब पाने के लिए 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, 20 सेंटीमीटर की फोकस दूरी, f का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर की एक अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर पहले रखी हुई प्रतिबिंब है। अब यहाँ पे वस्तु का जो दूरी दिया है, u दिया है, वो कितना दिया है, -30, क्योंकि ये दर्पण के पहले मतलब दर्पण से पहले, इसीलिए यहाँ पे क्या है, माइनस है। ठीक है, तो अब यहाँ से पूछा है क्या प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी, तो इसके लिए हमको क्या निकालना होगा, पहले आवर्धन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, पहले आवर्धन निकालना होगा। आवर्धन m कहते हैं, आवर्धन को m कहते हैं। ये क्या होता है, माइनस v क्या है, v यहाँ पे दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, माइनस क्यों लिए, क्योंकि ये वस्तु के पीछे है। अब -v बटे क्या होता है, u, यानी कि वस्तु क्या, प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी बराबर, ये क्या हो जाएगा, h1 मतलब यानी कि जो पूछा गया है प्रतिबिंब की हाइट बचे HO। ठीक है, यहाँ पे सब कुछ का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे। -v का वैल्यू कितना है, -v का वैल्यू है -60, u का वैल्यू कितना है, -30। अब h1 का वैल्यू हमें पता नहीं है, लेकिन HO का वैल्यू पता है 1.2, कितना है, 1.2। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो कटेगा कटा देंगे।
ये कितने बार में कटेगा, 2 बार में, ठीक है। तो H1 बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस है तो -2 गुना 1.2 कितना हो जाएगा, 2.4 माइनस ये दर्शाता है कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। कुछ नहीं था, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, -2.4 सेंटीमीटर। उस विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब दर्शाता है। अब इसका पूछ रहा है कि कैसा प्रतिबिंब पूछ रहा है, दर्पण प्रतिबिंब पूछ रहा है। तो ये जो है ये इस तरह से, तो कैसा बनेगा, ये इस तरह बनेगा ऐसा, ठीक है। ये घुसेगा और ये इस तरह से बाहर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर देखने से पता चलेगा। ऑप्शन 4 फॉलो करता है, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दर्शाए गए बिंदुओं की रेखा पर पारदर्शी कागज को मोड़ने पर चित्रंकित होता है। अब यहाँ पे दिया है कि ये कागज ऐसे मोड़ा गया है, तो मोड़ा जब जाएगा तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब। तो देखेंगे एक गोल के अंदर इस तरह का ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। गोल के अंदर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये त्रिभुज जो है इसके अंदर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा ये गोल वाला आ जाएगा। तो ऐसा फिगर जो होगा वो राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या है, राइट आंसर है। कह रहा है कि इसको पलट के मोड़ना है, यहाँ से मोड़ना है, तो कैसा फिगर बनेगा, ऑप्शन नंबर डी के तरह फिगर बनेगा। अगला क्वेश्चन, 31 दिसंबर 2017 को पटाया में रॉयल कप जीतने वाले भारतीय गोल्फर का नाम बताएं। यह 2017 का 29वां एशियाई टूर खिताब था। तो कौन था, शिव कपूर। कौन था, शिव कपूर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी नदी मुख्य रूप से दक्षिण अफ्रीका में बहती है। तो दक्षिण अफ्रीका में जो बहती है वो कौन सा नदी है, ऑरेंज नदी। नील नदी मिस्र में बहता है, ऑरेंज नदी कहाँ बहता है, दक्षिण अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन, न्यूलैंड्स के अष्टकों के नियम में निम्नलिखित तत्व में कौन सा तत्व अंतिम तत्व है। न्यूलैंड्स के अष्टक नियम में वो अंतिम तत्व क्या है, थोरियम है। कौन सा है, थोरियम। 56 तत्व चुने थे जिनमें से लास्ट वाला कौन था, थोरियम था। अगला क्वेश्चन, आगे के क्वेश्चन हम लोग आगे की क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देख रहे थे LP टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर, जो कि CBT 1 के एग्ज़ाम की 30 शिफ्ट में हुए थे। 300 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि रेलवे में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का PDF इसी तरह आप लोग के बीच लाते रहेंगे। बहुत जल्द एक सेशन स्टार्ट करेंगे, मिशन LP 2024। उसके तहत जिस तरह रेलवे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन हम लोग आप लोग के बीच लाते रहेंगे। अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े। ये थर्ड शिफ्ट यानी कि 31/8/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है। लास्ट एग्ज़ाम इसी दिन हुआ था 31/8/2018 के। तो इसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य को सही मानते हुए निर्णय करें कि उक्त वाक्यों से कौन सी कार्यवाही करना तार्किक रूप से अनुसरण करता है। वाक्य क्या कहता है, तमिलनाडु में विनिर्माण कंपनी को बिजली की कमी की गंभीर समस्या का सामना करना पड़ रहा है। बात सही है। अब कार्यवाही में क्या कर रहा है,
सरकार को बिजली की इस समस्या का समाधान करने हेतु ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। सही बात है। बिजली की बचत हेतु सरकार को विनिर्माण कंपनी को बंद कर देना चाहिए। अगर समस्या हो ही रहा है, अगर समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है तो क्या किया जाए, उसे बंद कर देना चाहिए। तो दोनों ही क्या है यहाँ पे सही है। तो क्या करा है, ऑप्शन नंबर निष्कर्षण 1 और 2 दोनों ही अनुसरण करते हैं। रेलवे के अब इस टाइप का क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है तो इसमें ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा आप लोग को जॉब लेने के लिए। अगला क्वेश्चन फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है। दिए गए वाक्य को सच मान कर चले और तय निर्णय ले कि वक्तव्य में दी हुई जानकारी के आधार पर की गई कौन सी कार्रवाइयाँ तर्कसंगत रूप से अनुसरण करती है। वक्तव्य क्या कह रहा है, दिल्ली में प्रदूषण और वायु की गुणवत्ता अस्वीकार्य स्तर से परे हैं, यह उद्योग और वाहनों द्वारा हुए प्रदूषण के कारण है। बिल्कुल सही है। कह रहा है कि दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा है, उसका कारण क्या है, औद्योगिक और वहाँ पे जो है मोटर कार। अब कार्रवाइयाँ में क्या, वाहनों को क्रमशः सम और विषम दिनों में चलाने की समूह में विभाजित किया जाना चाहिए। जैसे कि दिल्ली के सरकार ने स्टार्ट किया था ओड और इवन, जिसके कारण कि सम संख्या वाला 3 दिन चलेगा, विषम संख्या वाला 3 दिन चलेगा। तो वही कह रहा है कि ऐसा करना चाहिए सरकार को। ऑप्शन 2 में क्या कर रहा है, सरकार को नए कारखाने और वाहनों के पंजीकरण को रोकना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है कि नए वाहन जो आदमी ले तो उस पर क्या कर रहा है, रोक लगाना चाहिए। नए जो यदि कोई इंडस्ट्री बैठा रहा है तो उसको भी रोकना चाहिए। ये 2 निष्कर्षण कर रहा है, जो कि दोनों ही क्या है कि गलत है। क्योंकि हम लोग देखे थे कि क्या कहते हैं, केजरीवाल ने ऑड और इवन के नंबर पे क्या हुआ था कि रोड पर गाड़ी की संख्या और बढ़ गई थी। जिसके पास ऑड नंबर का था उसने और एक कार इवन नंबर का ले लिया, और जिसके पास इवन नंबर का था उसने ऑड कार का ले लिया। तो यानी कि सबके पास अब कितने कार हो गए, 2-2 कार हो गए। अब यहाँ पे क्या करा है सरकार को, दूसरे में क्या करा है कि सरकार को नए कारखाने पर रोक लगाना चाहिए। अगर सरकार रोक लगा देगा तो आदमी का उद्योग धंधा कहाँ से मिलेगा, रोजगार कहाँ से मिलेगा। अगर कह रहा है कि वाहनों पर रोक लगा दिया जाए तो वाहनों पर रोक लगा देने के बाद कंपनी में जो मजदूरी करते हैं तो वो तो बेरोजगार हो जाएंगे। तो ये दोनों ही निष्कर्षण क्या है, वो संगत है, यहाँ पे कोई फॉलो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 60% बच्चों को मैथ पसंद है। 60% बच्चे को क्या है, मैथ पसंद है। 45% बच्चे को विज्ञान और 25% विद्यार्थी को दोनों पसंद है। तो ऐसे कितने प्रतिशत बच्चे हैं जिन्हें कम से कम एक विषय पसंद है। तो इसे किस तरह बनाएंगे देखेंगे। मैथ पसंद करने वालों बच्चों की संख्या कितना है, 60। और विज्ञान पसंद करने वाले, साइंस पसंद करने वालों की संख्या 45। कहता है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो दोनों पसंद करते हैं। क्या करते हैं, दोनों पसंद करते हैं। तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या कितना है, 25। तो सिर्फ मैथ पसंद करने वालों की संख्या कितना बचा होगा, 35। 60 में 25 घटा दिए, ठीक है। अब फिर सिर्फ साइंस पसंद करने वालों की संख्या कितना बचा होगा, 45 में से 25 ऐसे हैं जिसको मैथ भी पसंद था। तो सिर्फ साइंस पसंद करने वालों की संख्या कितना बचा होगा, 20। बस इसी सबको क्या करना था, जोड़ देना था। 35 + 25 + 20 कितना आ गया, 80। तो 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसे एक सब्जेक्ट पसंद है, ठीक है। कुछ करना नहीं था। मैथ में दोनों का जो कम था, दोनों का परसेंटेज उसको घटा देना था। बायोलॉजी यानी कि साइंस में भी दोनों का जो परसेंटेज था उसको घटा देना था। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है उसे क्या कहता है, तो उसे जीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जीन कहते हैं।
क्या कहते हैं, जीन। जीन ही जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक गुण को ट्रांसफ़र करते हैं। अब पिता से अपने पुत्र पर, पुत्र से फिर उनके पुत्र पर, उसी को क्या कहते हैं, जीन। अगर डीएनए की बात करें तो ये इस तरह का नुकुलानामा होता है। इसमें एडालिन, गैलिन, साइटोसिन ये सब मिलकर बने होते हैं। अगला क्वेश्चन, बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत कितना होता है? बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत इसमें गलत दिया हुआ है, 60 से 70% के बीच होता है। कितना? 60 से 70% के बीच होता है। इसका राइट आंसर 60 होना चाहिए। और इसमें अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, CO2 की बात करें तो ये 35 से 40% के बीच होता है। बहुत कम मात्रा में H2S होता है। ठीक है, तो ये अगर बायोमास की मीथेन की बात करें तो इसे CH4 से डोनेट किया जाता है। ठीक है, और इसे कौन सा गैस कहा जाता है? इसे मार्स गैस भी कहा जाता है। मार्स गैस भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधे में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, लंबवत विभोजक, पार्श्व विभोजक, अधिक विभोजक, शीर्ष विभोजक। तो इसमें क्या होता है कि अधिक विभोजक और शीर्ष विभोजक ये दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं प्राथमिक वृद्धि के लिए। देख सकते हैं ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। किस पूर्व क्रिकेटर ने टीम 5 और अक्सर 2 में अभिनय किया है? तो ये हैं एस श्रीशांत। एस श्रीशांत ने 2 मूवी आए थे, अक्सर 2 और टीम 5 में अभिनय किया है। प्रबल अम्ल के साथ संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है, कौन सा गलत है? क्वेश्चन में ध्यान देना है, यहाँ पूछ रहा है कौन सा गलत है। सभी खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, ये तो सही है, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। ऑप्शन 2 क्या कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। जो गलती होगा वो होगा। प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेज़ी से अभिक्रिया करते हैं, ये भी सही है, लेकिन इसका आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन क्या करा? अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिनमें स्वाद नमकीन होता है। ये यहाँ पे स्वाद नमकीन ये गलत है। ठीक है, ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, दिए गए कथन को सही मानते हुए विचार करें और तय करें कि कथन में कौन सी दी गई अवधारणाएं अंतर्निहित है। कथन क्या कर रहा है? कथन कर रहा है, एक परीक्षा के दौरान अन्वेषक ने कहा, जो एग्जामिन होता है उसने कहा, यदि किसी ने नकल करने की कोशिश की तो मैं उसकी परीक्षा रद्द कर दूंगा। मैं उसकी परीक्षा क्या कर दूंगा? रद्द कर दूंगा। अवधारणाएं क्या कहता है? कुछ छात्र परीक्षा के दौरान नकल करते रहे, बात सही है, बोलने वाला बोल के चले गए, नकल वाला नकल करते रहे। अगला क्या कर रहा है? छात्र परीक्षा के दौरान नकल नहीं करेंगे। कुछ छात्र ऐसे हैं जिनको डर है कि मेरा परीक्षा कैंसिल हो जाए, तो वो चीटिंग नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों ही सही है। जो छात्र निडर हैं वो तो चीटिंग करेंगे, जिसे डर है कि मुझे परीक्षा से रद्द कर दिया जाएगा तो वो छात्र चोरी नहीं करेंगे। यहाँ पे दोनों ही सही है। अब धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित है। अगला क्वेश्चन, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40 किलोमीटर त्रिज्या के पथ ग्रह पथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य क्या होगा? कोई भी वस्तु जब किसी के चारों ओर जो चलता है तो यहाँ पे एक पॉइंट आएगा जहाँ पे कि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा। ठीक है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगा। जैसे ही फिर थीटा की डिग्री 90 डिग्री होता है तो वर्क बराबर 0 हो जाता है, क्योंकि वर्क बराबर फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा। एफ एस क्या होता है? कॉस थीटा।
एफ एज कॉस्ट, कॉस 90 का जीरो कितना हो जाता है 0, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, तो यहाँ पे वो पूरा ही क्या होता है ये 0 हो जाता है, वर्क बराबर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसीलिए कोई व्यक्ति अगर माथे पे कुछ ले जा रहा है तो वहाँ भी थीटा का वैल्यू 90 डिग्री होता है और कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए उस व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। यहाँ भी तो क्या हो जाएगा 0 जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी 50 रुपये के मूल्य के नोट पे पृष्ठ भाग में निम्नलिखित में किसका रूपांकन किया गया है? तो लाल किला, सांची का सपूत, मंगलयान, हम्पी का पत्थर से बना रथ। हम्पी से पत्थर का बना रथ राइट आंसर होगा। अगर मंगलयान की बात करें तो ये 2000 की नोट में है, मंगलयान और स्वच्छ भारत अभियान, महात्मा गांधी का चश्मा। ठीक है, 2000 का नोट बंद हो चुका है। सांची की सपूत की बात करें तो ये 200 का नोट में है, ये किसके नोट में है तो 200 का नोट में है। अगर लाल किला की बात करें, लाल किला की बात करें तो ये 500 के नोटों पे है, ये किस पे है 500 के नोट में। देख लेते हैं एक झलक में कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ पाया जाता है। 10 रुपए की नोट की बात करें, इसमें कोणार्क का सूर्य मंदिर रहता है, कौन कोणार्क का सूर्य मंदिर। अगर 20 रुपए की नोट की बात करें तो इसमें एलोरा की गुफाएं रहता है, क्या रहता है एलोरा की गुफाएं रहता है। अगर 50 रुपए की नोट की बात करें तो इसमें हम्पी के पत्थर का बना रथ रहता है। अगर 200 रुपये की 100 रुपये की बात करें 100 रुपये की बात करें तो इसमें रानी का ताव रहता है, रानी का वाव, रानी का वाव रहता है। ठीक है, अगर 200 की बात करें तो इसमें सांची का सपूत, 500 की बात करें तो इसमें लाल किला और 2000 की बात करें तो इसमें रहता है मंगलयान और स्वच्छ भारत। अगर कलर की बात करें तो 10 रुपये के जो नोट होते हैं उसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन। 20 रुपये का नोट की बात करें तो हरित पीला। 50 रुपये की नोट की बात करें तो प्लेसेंटा ब्लू। और अगर 100 रुपये की नोट की बात करें तो इसका लेवडर कलर रहता है, वेल्डर कलर रहता है। अगर फिर 200 की बात करें तो वाइट येलो और 500 का तो स्टोन ग्रे। अगर 2000 की बात करें तो इसका कलर रहता था मैजेंटा। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम पे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आप लोग बना के बताइएगा, अगर नहीं बनता है तो फिर नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे तन्यशील नमनीय धातु है, तो इसमें क्या हो जाएगा सोना हो जाएगा, AU हो जाएगा, क्या हो जाएगा सोना। सोना सबसे तन्य धातु है, इसे बाल से भी पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। ठीक है, सोना की बात करें तो इसके 2 एस का हैं, क्लेवेराइट और सीनेनाइट 2 ऐसे। अगर सोना की बात करें तो ये ऊष्मा और यानी कि करंट दोनों का सुचालक होता है, क्या होता है सुचालक होता है। सोना कभी गलता नहीं है, लेकिन अम्लराज H2SO4 में डालने पर सोना गल जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी मिश्रित धातु में 35% चांदी है, यदि मिश्रित धातु की मात्रा 119 ग्राम थी तो मिश्रित धातु में अन्य तत्व की मात्रा कितना है। कह रहा है कि 35% मिश्रित धातु ली है तो कितना है 119 ग्राम। तो कह रहा है कि तो बाकी जो 119 ग्राम निकला है तो बाकी क्या था, तो बाकी अगर मान लेते हैं कोई भी धातु मिश्र धातु अपने आप में 100% तो उसमें 35% क्या है, यानी कि मिश्रित धातु है, तो बाकी
कितना बचा होगा 65%। तो 65% बराबर क्या हो जाएगा, मान लेंगे x, तीसरा तीसरी क्या कर देंगे गुना, 119 गुना 65 बत्ते 35, यहाँ से कटा देंगे 13 पचे 65, 13 सत्ते 13 5 गुना 7 35। अब ये 7 से कटा देंगे, कितना बार में कटेगा, 7 1 का 7 बता 4, 7 चौक 49, 7 7 49, 13 गुना 17 कर देंगे, 13 गुना 17 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 13 धन का 137 और 91 यानी कि 221 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 221 ग्राम। राइट आंसर क्या होगा, 221 ग्राम। अगला क्वेश्चन, यदि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 96 रुपये की खरीदी और इसे 12.5% के लाभ पर बेच दिया तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। जो भी वस्तु हम खरीदते हैं वो हमारे लिए क्या होता है, 100%। 100% का वैल्यू दिया है 96, अकार आय से बेचने पर कितना प्रतिशत का लाभ होता है, 12.5%। जब जितना भी वस्तु है अगर 100% से ऊपर में बेच रहे हैं तो लाभ होगा, 100% से नीचे बेचेंगे तो क्या होगा, हानि। तो ये 12% इसमें आके ऐड हो जाएगा, 100 प्लस 112.5। इसी का वैल्यू पूछा, मान लिए x, ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112.5। तो बस इसी से फार्मूला को निकाल लेना था, x मान के गुना कर लेंगे 96/100, यहाँ से दशमलव कैंसिल तो यहाँ एक और जीरो, इसको कटाएंगे तो 11 चौक 44 से बड़े कटेगा 25 से 45 बार में, एक कटेगा 40 बार में, फिर 5 से कटाएंगे तो 9 बार में, ये 8 बार में, फिर 8 से कटाएंगे तो कितना बार में, 12 बार में। 9 गुना 8 कितना होगा, 108। 9 गुना 8 क्या हो जाएगा, 108। यानी कि वस्तु को कितने में बेचना होगा, 108 रुपये में बेचना होगा, 108 रुपये। उस चित्र का चयन करें जो नीचे दिए गए समूह से संबंधित नहीं है। इसमें 4 फिगर दिए गए हैं, 4 फिगर में से बताना है कौन संबंधित नहीं है। मुझे इसमें डिफरेंट पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर इसका डी लिया है, बी लिया है, बी ऑप्शन बी लिया है। अगर आप लोग को ऑप्शन डी लिया है, अगर आप लोग को पता चलता है तो कमेंट में इसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर कितना है, 37 का ऑप्शन अगर आप लोग को पता चलता है तो कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में त्रिकोणों की संख्या को दर्शाता है। कह रहा है कि इसमें कितने त्रिकोण बनाए गए हैं ये बताना है। तो गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, टोटल कितना हो गया, 10। अब 10 हो गया, अब यहाँ से देखेंगे कि और कितना है। एक ये वाला हो जाएगा 11, एक ये वाला हो जाएगा 12, एक ये वाला हो जाएगा 13, एक ये वाला हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4, 10 प्लस 4 टोटल कितना हो गया, 14। टोटल कितने त्रिभुज है इसमें, 14 त्रिभुज है। एक ये वाला हो गया, एक ये और एक ये और एक नीचे, 10 उसमें और 4 बड़ा वाला, कितना हो गया, 14 राइट आंसर। 39 नंबर में कह रहा है कि दिए गए ये जो चित्र दिया हुआ है किसी न किसी में निहित है, तो वो फिगर आपको बताना है कि किस में निहित है। अगर ये देखा जाए तो ऑप्शन नंबर डी में निहित है, ऑप्शन नंबर डी में निहित है। यहाँ से इस तरह, यहाँ से इस तरह, ऑप्शन नंबर 4 राइट है, ऑप्शन नंबर 4 डी। अगला क्वेश्चन, एक तत्व का फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है तो A की संयोजकता कितना होगा। A3O4
मान लेते हैं ये तत्व ए है और ये मान लेते हैं बी है। तो क्या होता है यहाँ पे संयोजकता चेंज हो जाता है। ओ की संयोजकता ए के पास आ जाएगा, यानी कि इसका संयोजकता होगा 4 और ए की संयोजकता चला जाएगा ओ के पास, यानी कि 3। ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो संयोजकता क्या हो जाता? चेंज हो जाता। ए का हो जाएगा 4 और ओ का हो जाएगा 3। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। हमेशा याद रखें संयोजकता क्या होता है? चेंज हो। संयोजकता कहते हैं किसे? उसे इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता को ही संयोजकता कहते हैं। आगे का क्वेश्चन अगले क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। क्लास में हम लोग देख रहे थे एलपी टेक्नीशियन 2018 के क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे 31/8/2018 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर। लगभग 30 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। 300 के 30 शिफ्ट का अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जीके क्लास से जुड़े, वहां आपको 300 के 30 शिफ्ट मिल जाएंगे। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन पेपर बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याओं के दिए गए संबंधित जोड़ों के आधार पर अनुपस्थित संख्या का चयन करें। तो क्या क्या दिया गया? 148 दिया गया है, 158 इसको लिखा गया है 384। तो दिया क्या है? 140 दिया हुआ है। तो इसको पूछ रहा है कि क्या होगा 4 ऑप्शन में से। तो इसमें क्या किया गया है तो देखेंगे। इसको क्या किया गया है कि इसको 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। इसको क्या किया गया है? 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 दूना 16 हासिल बचा 1, 15 दूना 30 1, 31, 216। अब इसमें क्या जोड़े जो इतना आ जाएगा, ठीक है। इसमें क्या जोड़ा गया है? 68 जोड़ा गया है, 68 जोड़ा गया है, तो इतना आ गया। फिर वही प्रोसेस सेम इसमें करेंगे। तो 140 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 280। और जितना इसमें जोड़े थे, कितना जोड़े थे? 68 इसमें जोड़ देंगे। 68 क्या करेंगे? इसमें जोड़ देंगे। तो कितना आ गया? 8 8 6 14 की 4 हासिल बचा 1 2 1 3 348। ऑप्शन नंबर डी सही है। जो प्रोसेस इसमें किए वही प्रोसेस इसमें करेंगे। रीजनिंग का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा नृविज्ञान संग्रहालय जो भारत के विशेष संदर्भ में मनुष्य और संस्कृति के विकास का एकीकृत कहानी प्रस्तुत करता है, वो कौन सा है? वो है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। कौन सा है? इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय। ये कहाँ है? तो ये कहाँ है? भोपाल में है। कहाँ है? भोपाल में है, भोपाल मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन, एक गोलीय दर्पण की परावर्ती पृष्ठ के मध्य एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं? करा एक गोलीय दर्पण है, इसके मध्य में एक बिंदु होता है, तो इसको क्या कहते हैं? इस बिंदु को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। क्या कहते हैं? पोल, ध्रुव। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित का सही मिलान करें। क्या कर रहा है? निम्नलिखित का सही मिलान करें। तो क्या है कि 1 वाट दिया हुआ है। वाट बराबर होता है नैनोमीटर। ठीक है। क्या होता है? न्यूटन मीटर पर सेकेंड, यानी कि नैनोमीटर। 1 का 1 हो गया। किलोवाट, किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट। ठीक है। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल। ठीक है। 1 हॉर्स पावर 746। सब मैचिंग था। 1 का 1, 2 का सी, 3 का बी, 4 का डी। तो ये मैचिंग था, इसको करना था। 1 का 1, 2 का सी, 3 का 4। ये राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र का सही दर्पण छवि को चित्रित करता है यदि दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए। तो क्या कर रहा है कि ए बी जो है ये दर्पण है, तो इस छवि का इमेज इधर कैसा बनेगा ये पूछ रहा है। तो ये पहली बार तो ये इधर हो जाएगा, और स्टार जो बना है तो इस तरह देख लेते हैं फिगर से।
एक नंबर सही हो सकता था, लेकिन एक नंबर गलत होने का कारण है क्योंकि फिगर में यहाँ नीचे टच किया जा रहा है यहाँ, जबकि आधे दूर में छोड़ दिया गया है, तो एक नंबर गलत होगा। ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं क्योंकि इसी साइड बन रहा है। ऑप्शन सी परफेक्ट होगा, ऑप्शन सी परफेक्ट होगा क्योंकि ये टच भी कर रहा है और परफेक्ट है। ऑप्शन डी नहीं होगा क्योंकि ये बाहर निकल गया है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यानी कि 3 नंबर क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए का मान क्या होगा, इतना का मान क्या होगा। तो सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का काम कर लेते हैं, इसका काम कर लेते हैं। तो ये कितना होता आ जाएगा, पहले भाग का काम होता है तो 2, 2 गुना 2 4, 4 जोड़ 3 7, 7 माइनस 1 कितना हो गया 6। इस सारा का कैलकुलेशन कितना हो गया 6। इधर बचा कितना है 14 दूना 28 हो गया, 14 दूना 28 और 6 के आगे क्या है माइनस। तो इसको जब सॉल्व कर देंगे तो कितना हो गया 22, यानी कि इतना का काम कितना हो गया 22। अब 22 गुना 2 कितना हो गया 44, 44 आगे क्या है माइनस है, तो इसमें माइनस कर देंगे। ये इस तरह भी कर सकता है माइनस, तो ये कितना हो गया 39, 39 आगे क्या है 16 प्लस में, तो 16 इसमें क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 55, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया है, रेलवे के द्वारा गलत क्वेश्चन आंसर लिया गया है। राइट आंसर क्या हो जाएगा 55। आप इसे बना के भी देख सकते हैं कि रेलवे के द्वारा कितना सारा गलत क्वेश्चन कराया जाता है। अगला क्वेश्चन, किसी परमाणु के कक्ष में समायोजित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या किस सूत्र से दर्शाया जाता है। तो सूत्र है 2n²। क्या है वो 2n², इसी के मान निकालते हैं। एक बार n का वैल्यू 1 रखते हैं, एक बार n का वैल्यू 2, एक बार n का वैल्यू 3। जब 1 रखेंगे तो 1 1 2 का पहला, यानी कि इलेक्ट्रॉन के पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, फिर 2 रखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि दूसरे कक्षा में कितना मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8। फिर इसी तरह 3 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 32, यानी कि इसमें कितना रख सकते हैं तो 32 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं मैक्सिमम। 2n² इसका फॉर्मूला है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2n²। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, इसे अगर किसी को पता है तो इसका क्वेश्चन कमेंट आंसर कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित ढोला सदिया पुल किस नदी पर बनाया गया है। ढोला सदिया पुल जो है ये लोहित नदी पे बनाया गया है। कहाँ पे बनाया गया, लोहित नदी। लोहित नदी कहाँ है तो असम में है। कहाँ है, असम में। ठीक है, असम में भारत का सबसे लंबा पुल है, भारत का सबसे लंबा पुल है। अगर इसकी लंबाई देखा जाए तो 9.15 किलोमीटर है, 9.15 किलोमीटर लंबा पुल है। अगर लोहित नदी की बात करें तो ये ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। इस लोहित नदी पर जो पुल बनाया गया, इस पुल का नाम रखा गया है भूपेंद्र हजारिका, क्योंकि वहाँ के जो ये थे असम के ही गायक थे, उसी के नाम पर इस पुल का नाम रखा गया है। लोहित हो गया, दिबांग हो गया, एक किसकी सहायक नदी है तो ब्रह्मपुत्रा की सहायक नदी है। इसीलिए ढोला सदिया का ही ये थे भूपेंद्र हजारिका, इसीलिए उस पुल का नाम भूपेंद्र हजारिका पुल रखा गया है, जो कहाँ है असम में, भारत के सबसे लंबा पुल में से एक है। अगला क्वेश्चन, छात्र दिया गया, सब्जेक्ट दिया गया और क्वेश्चन क्या करा है। दिए गए तालिका के 4 विषय P, C, B और M में 4 छात्र W, X, Y और Z द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिनिधित्व करती है। प्रत्येक विषय में अधिकतम 100 अंक है, तो चारों छात्रों में M का औसत कितना है। किसका औसत पूछ रहा है, M का। तो इस सब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 5 5 10 की 0 हासिल हो, 1 8 9 15 4 19 5 25 250। कितना सब्जेक्ट हो गया, 1 2 3 4, 4 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 62.5। एवरेज कितना निकल जाएगा 62.5। ऑप्शन नंबर सी सही है।
अगला क्वेश्चन, जीवनी पर आधारित फिल्म पैडमैन मूवी किस अभिनेता ने सामाजिक कार्यकर्ता अरुणाचलम मगुरानाथम का किरदार निभाया है? तो ये कौन है? तो ये है अक्षय कुमार। कौन है? अक्षय कुमार। अगर इसके निर्देशक का बात करें, ये डायरेक्टर कौन था? तो आर बाल्की। कौन थे? आर बाल्की। इस फिल्म को 66वें नेशनल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, पैडमैन को। ठीक है, 66 नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से। अगला, पुष्प के मध्य में स्थित मादा प्रजनन भाग को क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? तो कैपलर क्या कहते हैं? अंडप या कार्पलस कहते हैं। अंडप या कार्पलस कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दिए गए क्रम में 20वां पद क्या होगा? 20वां पद क्या होगा? ये दिया हुआ है। इसके लिए फार्मूला होता है एन। एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20वां टर्म पूछ रहा है। ये यहाँ पे दिया, ए का वैल्यू है जो मैक्सिमम है, कितना है? -50। डी कैसे निकालते हैं? तो दोनों के डिफरेंस सेम होने पे ही फार्मूला लागू होगा। तो ये दोनों के बीच डिफरेंस कितना का है? 3 का। ये दोनों के बीच 3 का, तो डी का वैल्यू हो गया 3। हमको पूछा गया क्या है? 20वां टर्म। तो एन का वैल्यू निकालना है। 20वां टर्म के लिए एन का वैल्यू निकालना है। तो फार्मूला होता है उसके लिए ए प्लस एन। उसके लिए फार्मूला होता है, जैसे 20 निकालना है तो ए प्लस एन -1 इंटू डी। तो ए का वैल्यू कितना है? -50। ठीक है, एन का वैल्यू कितना है? 20 -1। डी का वैल्यू कितना है? 3। तो गुना कर देंगे, ये कितना हो गया? इसको गुना करेंगे तो 19 या 57। ये कितना हो गया? यहाँ पे आ जाएगा घटा, यहाँ पे प्लस है तो ये कितना हो गया? 50। -50 में है तो -50 में 57 जाएगा, कितना बचेगा? 7। माइनस क्या बचेगा? 7 बचेगा। सिर्फ क्या बचेगा? 7, क्योंकि 57 का मान क्या है? बड़ा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7। फार्मूला जो था वो फार्मूला था n बराबर होता है, ये जो भी टर्म पूछे तो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। बस यही फार्मूला होता है। अगर ये याद है तो आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करो जो निम्न पारदर्शी शीट को दर्शाई गई बिंदुदार रेखा पर मोड़ने पर चित्रित होता है। कहता है कि इसे मोड़ेंगे तो कैसा चित्र बनेगा। ठीक है, इसको इस तरह मोड़ने के लिए कह रहा है। तो जो आसान होगा, जैसे देखिए ये बिंदु था, इसमें कौन सा आएगा? बड़ा वाला आएगा। ये त्रिभुज था, इसमें कौन वाला आएगा? ये वाला। ये पहले से गोल था, इसमें कौन आएगा? बड़ा वाला। तो अब ऑप्शन से हम छांट सकते हैं। ये तो आएगा नहीं, क्योंकि त्रिभुज जो है दोनों गोल कहाँ है? बीच में, दोनों चरखुट ऊपर चला गया, एक खत्म। बी में इसमें वाइट है, ये भी नहीं जाएगा। डी में क्या करा है कि त्रिभुज ऊपर चला गया, ये नहीं। ऑप्शन सी परफेक्ट है। ऑप्शन पी क्या होगा? राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, सुनील अपने यात्रा 2:33 दोपहर बाद शुरू की और अपने गंतव्य पर 4:43 दोपहर बाद पहुंच गया। सुनील के यात्रा के प्रारंभ करने के 45 मिनट 27 सेकंड बाद अनिल ने यात्रा शुरू की और गंतव्य पर सुनील के 37 मिनट 16 सेकंड बाद पहुंचा। तो अनिल ने अपनी यात्रा में कितना समय लिया? तो कुछ नहीं था, अनिल के टाइम में इसका टाइम को जोड़ देना था। जब स्टार्ट किया था तो कितना? 2:33 तो कितना मिनट बाद स्टार्ट किया था? इसमें ऐड कर देंगे 45 मिनट 27 सेकंड बाद। तो ये हो गया 45 मिनट
ये हो गया 27 सेकेंड। इसको क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 4 11 की 1, हासिल बच्चा 0, ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा 3, यानी 3:19 और 1 सेकंड में प्रारंभ किया कौन, अनिल। अब कह रहा है कि पहुंचेगा कब, तो पहुंच कब रहा है, इसके पहुंचने के 37 मिनट बाद। तो कितना हो जाएगा, 4:43 मिनट 45 सेकेंड और प्लस क्या हो जाएगा 45 मिनट 47 सेकेंड। इसको जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5:21 मिनट और 1 सेकेंड में पहुंचेगा। अब यही दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। इसी दोनों को माइनस कर देंगे तो इसका टाइम निकल जाएगा कि कितने देर में ये पहुंचा। इसमें से इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 घंटा 2 मिनट। 2 घंटा 2 मिनट। सवाल में कुछ था नहीं, बस थोड़ा सा अगला क्वेश्चन, दिए गए कथनों को सही मानते हुए विचार करें और तय करें कि कथनों के तर्कसंगत रूप से कार्रवाई का कौन सा प्रकार उचित है। क्या करा है, कथन, बेंगलोर में भारी बारिश के कारण नागरिकों को सामान्य जीवन अवरुद्ध हो जाता है। कार्रवाई क्या है, सरकार को लोगों की मदद करने और जीवन और संपत्ति को विनाश से बचाने के लिए उपाय करना चाहिए। अगला क्या कर रहा है, सरकार को बेंगलोर के सभी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार करना चाहिए। जब वहाँ बाढ़ से पीड़ित है तो पहले क्या से निःशुल्क इलाज ही करना चाहिए ना, कि संपत्ति को बचाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, क्योंकि तुरंत वहाँ पे वो करना होगा। अगला क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।